हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब पढ़ने उसमें पिछले वीडियो में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके उपयोग, उसकी सीमाएं ये बताई हैं। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके विभिन्न नाम, इसकी पृष्ठभूमि, इसके प्रकार, इसी तरह इसकी उपयोगिताएं में सीमाएं पढ़ेंगे। व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। व्यापक अर्थ समष्टि से आशय समग्र अथवा समूह से होता है। अतः व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक ऐसी शाखा है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के बड़े समूह या औसतों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यापक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल निवेश, कुल उत्पादन, कुल उपभोग तथा सामान्य मूल्य स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को समग्र अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र संबंधी विभिन्न अर्थशास्त्रियों के प्रमुख विचार निम्न प्रकार हैं। अब देखते हैं प्रोफेसर के ई बोल्डिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्ति की इकाइयों को नहीं वरन उनके योगों का अध्ययन करता है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्ति की इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योगों का अध्ययन किया जाए, जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये किसके अनुसार? के ई बोल्डिंग ने कहा है। व्यापक दूसरी देखते हैं गार्डन एक्लेन की। व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं से है। यह संपूर्ण आकार का व्यापक रूप से अध्ययन करता है। इसमें संपूर्ण जंगल का अध्ययन किया जाता है, न कि अलग अलग पेड़ों का जिससे मिलकर जंगल का निर्माण हुआ। यह किसने कहा है? गार्डन एक्लेन ने। अब देखते हैं प्रोफेसर चैमबरलेन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है। व्यापक मॉडल कुल संबंधों की व्याख्या करता है। अब इसकी समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं देखते हैं। पहली है, व्यापक अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था या अथवा अर्थव्यवस्था के बड़े समूह या औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यापक मात्राओं अथवा व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र को योग संबंधी अर्थशास्त्र, आय एवं रोजगार का विश्लेषण, आय सिद्धांतों के नाम से भी पुकारा जाता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी है। विभिन्न, अब इसके नाम देखते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि या समष्टि मूलक अर्थशास्त्र, आर्थिक समष्टि भाव, समष्टि अर्थशास्त्र आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं में नहीं बल्कि इनकी मात्राओं के समूह में व्यवहार करता है, तो व्यापक अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। वणिकवादियों एवं प्रकृतिवादियों के द्वारा आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में व्यापक अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। माल्थस, मार्क्स, सुसमंडी आदि अर्थशास्त्रियों ने व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का विकास किया। सुम्पीटर, वालरस, कीन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे लोकप्रिय बनाया। मार्शल एम्पिगू की राष्ट्रीय आय संबंधी धारणा से इसके विकास को बल मिला है। 1929 की महान मंदी से स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्म विश्लेषण आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है। इस कारण अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ा। राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप, आर्थिक नियोजन, विकास संबंधी समस्याओं के अध्ययन और आर्थिक जटिलताओं ने व्यापक अर्थशास्त्र को लोकप्रिय बनाने में सहायता दी। इसका अधिक प्रयोग होने लगा। रैगनर फिर्स ने 1920 के पश्चात सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किया। मॉरिस डोब ने इसके स्थान पर माइक्रोस्कोप शब्द का प्रयोग किया, किंतु यह शब्द अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। व्यापक अर्थशास्त्र के प्रकार इसके 3: व्यापक मैक्रोस्टैटिक, तुलनात्मक मैक्रोस्टैटिक और व्यापक प्रावेगिक यानी मैक्रो डायनामिक। अब देखते हैं इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की स्थिति में किया जाता है। आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अनेक साम्य स्थापित होते रहते हैं। इन साम्य स्थितियों की समूह संबंधी व्याख्या के लिए अध्ययन को ही स्थैतिक विश्लेषण कहा जाता है। इसमें इस बात का अध्ययन नहीं किया जाता है कि साम्य की स्थिति किस प्रकार प्राप्त हुई, वरन यह विश्लेषण व्यापक स्थिति को ही दर्शाता है। तुलनात्मक या कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक, अर्थव्यवस्था में उपभोग, निवेश संबंधी व्यापक घटकों में समयानुसार परिवर्तन के कारण अनेक साम्य स्थितियों का निर्माण होता रहता है। इसके पश्चात अंतर्गत इन्हीं विभिन्न साम्य स्थितियों की तुलना की जाती है। इन परिवर्तन प्रक्रिया का अध्ययन नहीं करती है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इन परिवर्तन की प्रक्रिया प्रोसेस का अध्ययन नहीं करती है, वरन अर्थव्यवस्था के विभिन्न संतुलनों की तुलना मात्र की जाती है। मैक्रो डायनामिक, अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों जैसे उपभोग, आय एवं निवेश आदि में सदैव परिवर्तन होता रहता है। व्यापक प्रावेगिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। प्रोसेस का
अध्ययन किया जाता है। ये एक साम्य स्थिति से दूसरी साम्य स्थिति पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन, इस साम्य को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यापक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। इसके क्षेत्र का विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। आय रोजगार का सिद्धांत, इसमें आय रोजगार के स्तर का निर्धारण तथा उसके संबंधित तत्वों जैसे उपभोग, विनियोग, कुल मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। आय रोजगार सिद्धांत में मुख्यतः उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक, त्वरक आदि का अध्ययन सम्मिलित है। व्यापक अर्थशास्त्र में रोजगार सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि व्यापक अर्थशास्त्र को आय रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से भी जाना जाता है? आय रोजगार का सिद्धांत। नियोजन एवं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एवं आर्थिक नियोजन व्यापक अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है। आधुनिक युग में इन दोनों का पृथक विषय के रूप में विकास हो रहा है। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्राविधियों, समूह रचना, व्यूहरचना एवं नियोजन एवं विकास के निर्धारक तत्वों सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर का व्यापक अर्थशास्त्र मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन आदि का अध्ययन सम्मिलित है। देश में सामान्य मूल्य स्तर अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यापक अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण का अध्ययन इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी सिद्धांत। व्यापक अर्थशास्त्र में मुख्यतः मौद्रिक व्यवस्था, साख व्यवस्था, केंद्रीय बैंक व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, मुद्रा एवं बैंकिंग के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है कि राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापार चक्रों संबंधी सिद्धांत, ये सब किस में पढ़े जाते हैं? हम सामान्य अर्थशास्त्र या ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, इनके कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, व्यापार चक्रों संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी व्यापार। व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, व्यापार की शर्तें, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव तथा विनिमय नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख है। वितरण का व्यापक सिद्धांत। वितरण का समष्टि है व्यापक सिद्धांत भी व्यापक अर्थशास्त्र की प्रमुख सामग्री है। इस सिद्धांत में उत्पादन के विभिन्न साधनों को राष्ट्रीय आय से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राजस्व के सिद्धांत भी किस में पढ़े जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। सार्वजनिक आय, व्यय, सार्वजनिक ऋणों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं राजस्व सिद्धांतों के अतिरिक्त राजकोषीय नीति एवं उसके प्रभाव का अध्ययन भी व्यापक अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। तो बच्चों, ये वीडियो इतनी ही रखेंगे। इसके व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व में उपयोग और इसकी सीमाएं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बच्चों लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।